14 मई को काशी में पीएम मोदी करेंगे नामांकन। 13 मई को पीएम मोदी करेंगे रोड शो। नामांकन में शाह, नड्डा, राजनाथ, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। दक्षिण भारत में आज अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार। तेलंगाना के भोंगीर में शाह करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भरेंगे हुंकार। राहुल गांधी आज तेलंगाना में भरेंगे चुनावी हुंकार। जनसभा को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार को देंगे धार। दिल्ली सीएम के रेगुलर बेल अपील पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में शाम को होगी सुनवाई। शराब घोटाले केस में जेल में है केजरीवाल। उत्तराखंड में कल खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। मंदिर को फूलों से सजाने का काम जारी। अब तक 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। चंदौली में जहरीली गैस ने ली 4 लोगों की जान। सेप्टिक टैंक साफ करते समय हुआ हादसा। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर केजरीवाल की रेगुलर बेल अर्जी पर आज सुनवाई। रेगुलर बेल अर्जी पर कोर्ट में होगी सुनवाई। शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शराब घोटाले केस में जेल में बंद हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की रेगुलर बेल अर्जी पर आज सुनवाई। रेगुलर बेल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शराब घोटाला केस में बंद हैं दिल्ली सीएम। जेल में बंद हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन पर आज रेगुलर बेल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। रेगुलर बेल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शराब घोटाले केस में जेल में बंद हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल की रेगुलर बेल अर्जी पर सुनवाई आज। रेगुलर बेल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केजरीवाल की रेगुलर बेल अर्जी पर सुनवाई आज। शराब घोटाले केस में जेल में बंद हैं दिल्ली सीएम। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज शाम 4 बजे सुनवाई के बाद आदेश पारित कर सकता है। शराब घोटाले केस में जेल में बंद हैं दिल्ली सीएम। केजरीवाल की रेगुलर बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज शाम 4 बजे कोर्ट में यह फैसला सुनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो केजरीवाल की रेगुलर बेल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो मंगलवार को जब सुनवाई की गई थी उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज शाम 4 बजे सुनवाई होनी है और उसके बाद देखा जाए तो फैसला आ सकता है। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? केजरीवाल घोटाले में जो आरोप लगे उसके तहत उनको ईडी ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7 मई को भी सुनवाई हुई थी और आज उम्मीद की जा रही है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट 4 बजे अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला या सुनवाई करेगा, तो जो फैसला उसने सुरक्षित रखा था तो उस पर आज फैसला आ सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो उसके जो वरिष्ठ नेता है वो काफी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। उनको ये उम्मीद लग रही है कि आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 4 बजे जमानत मिल सकती है, क्योंकि उनका दलील है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पिछली
तीन तारीखें ऐसी थी जिन पर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई पर दलीलें पेश की गई थी। दोनों पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था। अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, वहीं ईडी भी अपनी जमानत के विरोध में भी दलीलें रख रहा था। इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था सुनवाई के बाद, अब आज उस पर 4 बजे फिर सुनवाई होती है, तो उम्मीदें लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर 4 बजे कोई फैसला दे सकता है। बिल्कुल। और वहीं अखिलेश जी, देखा जाए तो कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें जमानत तो मिल जाती है तो वो जो अपने आधिकारिक कर्तव्य है उनका पालन करेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार भी करेंगे और जो भी सीएम का कर्तव्य होता है वो उसका पालन करते हुए नजर आएंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल वो ईडी की हिरासत में है और तिहाड़ जेल में है, और जिस तरीके से अभी तक उन पर केस चल रहा है तो इससे कहीं ना कहीं जो के आधिकारिक कर्तव्य है सीएम पद पर रहते हुए उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो। अब अंकिता, आपको मैं बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 3 तारीखें जो ऐसी थी जिनमें अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर सुनवाई हुई, 7 मई से पहले भी जो सुनवाई हुई थी उस पर, और 7 मई को जो सुनवाई हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर यह कहा था कि हम अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दे सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब लोकसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा तो वो मुख्यमंत्री के पद पर तो वैसे ही बरकरार रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि सरकारी योजनाओं के फाइल करना, सरकारी बैठकों को हिस्सा लेना, और कोई अहम ऐसा सार्वजनिक हित में, जनता हित में या सरकार के मद्देनजर कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिन पर रोक रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उनके तरह से सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मुख्यमंत्री हैं, हालांकि उनके पास कोई मंत्रालय का चार्ज नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली सरकार के तरफ से किसी भी विशेष योजना की, किसी विशेष पैकेज की, किसी विशेष राहत के लिए या विशेष सुविधा के लिए कोई भी फाइल दिल्ली के एलजी के पास भेजी जाती है तो उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है। कई फाइलें ऐसे थी कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे, बंद रहने के दौरान कुछ फाइलें एलजी के यहाँ भेजी गई थी। एलजी ने उन फाइलों को इसलिए वापस कर दिया कि कहा कि इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर नहीं है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी गई कि अगर अंतिम जमानत पर जब छोड़ने का विचार सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है तो उसमें ये भी विचार में रखा जाए कि अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो सरकारी कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता के हित के जो आमतौर पर रेगुलर चलने वाली फाइलें हैं उन पर सिग्नेचर करने का उनको मौका दिया जाए, या फिर अगर ये मौका नहीं दिया जाता है तो फिर एक इस तरह का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाए कि अगर अरविंद केजरीवाल की बिना सिग्नेचर की कोई फाइल दिल्ली सरकार के द्वारा एलजी के पास भेजी जाती है तो एलजी उस फाइल को स्वीकार करे और बिना हस्ताक्षर की फाइल को भी पास करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीजें भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर हैं अरविंद केजरीवाल, तो उससे भी काफी चीजें प्रभावित हो सकती हैं जमानत पर बाहर आने के बाद। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो बता दें कि रेगुलर बेल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर 13 मई को पीएम मोदी का काशी दौरा, 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी का काशी में रोड शो होगा। 13 मई शाम 5 बजे वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी का काशी में होगा रोड शो। 13 मई शाम 5 बजे वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 मई को पीएम मोदी काशी में भरेंगे पर्चा। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। सीएम योगी और एनडीए सहयोगी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के कार्यक्रम की सभी तैयारियां हुई तेज। चौथे चरण में वोटिंग के दिन पीएम का होगा रोड शो। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा।
13 मई को पीएम मोदी काशी में करेंगे रोड शो। 13 मई की शाम 5 बजे वाराणसी में रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री 13 मई को काशी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन के दौरे का शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी यानी बनारस जो लोकसभा सीट है उस पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी का जो समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है कि 14 तारीख को बनारस में अपनी लोकसभा सीट के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले 13 मई के शाम को 5 बजे ही बनारस में यानी काशी में क्षेत्र में एक रोड शो का आयोजन किया गया है। इसको प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो करेंगे। अवंतिका, इसको इस तरह से आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में एक रोड शो एक दिन पहले होगा और अगले दिन वहां पर वो नामांकन करेंगे। तो इससे सीधे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नामांकन से पहले काशी यानी बनारस में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, खासकर जनता को आकर्षित करना चाहते हैं। और वो लगातार जब भी बनारस अपने चुनाव में जाते हैं और चुनाव में सक्रिय होते हैं तो प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो करते हैं। तो आप एक बार ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री जब 14 मई को अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी से फिर एक बार नामांकन तीसरी बार वहां से दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड शो के आयोजन की तैयारी की। इसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि प्रधानमंत्री का नामांकन से पहले एक रोड शो कराया जाए और फिर अगले दिन वहां पर उनका नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। तो आपको बता दें कि 13 मई की शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में अपना रोड शो करेंगे और इसके बाद 14 मई को वो अपना लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। जी अवंतिका। बिल्कुल अखिलेश जी, और हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता विकी डे भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। और विकी, देखा जाए तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री ने नामांकन से पहले रोड शो किया है और इस बार भी वो प्रथा जो है जारी रहेगी। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या इस बार बीजेपी कुछ विशेष इंतजाम रोड शो को लेकर के कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय नेतृत्व के नेता हो या फिर कोई भी मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री के रोड शो और नामांकन में शामिल होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि वाराणसी में 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम यहाँ पे पहुंचेंगे और 13 तारीख को एक रोड शो का आयोजन किया गया है। रोड शो जो है अभी हालांकि उसके रूट तय नहीं किए, लेकिन माना ये जा रहा है कि मालवीय चौराहे से होते हुए मैदागिन तक किया जाएगा रोड शो। और इस बीच जो है रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से बनारस से 2014 में जब वो आए थे उस समय भी रोड शो किए थे और 2019 में भी रोड शो किए। उनके रोड शो में प्रधानमंत्री काशी की जो जनता है नरेंद्र मोदी को देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है, एक जनसैलाब तो उमड़ पड़ता है। इसको लेकर भी प्रशासन जो तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसे बनारसी पान कहा जाता है और चाय, जो पप्पू की चाय है 80 पे उनको प्रस्तावक बनाया गया है, उनकी दुकान पे वो जाते हैं। पप्पू की अड़ी जो जिसको कहा जाता है 80 पे चाय की दुकान है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में भी पहुंचे थे और 2019 में भी पहुंचे थे और इस बार भी जो है प्रस्तावक के तौर पे उनका नाम दिया गया है पप्पू की चाय। और केशव पान भंडार जो है वो लंका स्थित है, वहाँ पे जो बनारस का पान काफी फेमस कहा जाता है कि बनारस का पान, तो उसको लेकर मोदी जी भी जब बनारस आएंगे तो मोदी जी वहाँ जब जाते हैं पान चखते हैं और पान से वहाँ एक संदेश देते हैं काशी वासियों को कि बनारसी अंदाज में उन्होंने पान को खाया। और उसी से जो है उस समय जो काशी में इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होंगे और उनके साथ कई दिग्गज नेता होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और कलेक्ट्रेट में अगले दिन जो है 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे जी, इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अखिलेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम आगे पे आपसे अपडेट देते रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी का आज तेलंगाना दौरा। राहुल तेलंगाना में 2 चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। पहली जनसभा नरसापुर में शाम 4:20 पर होगी।
तेलंगाना में आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जहां पहली जनसभा नरसापुर में शाम 4:20 पर होगी, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा मलकागिरी में शाम 6 बजे होगी। राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा आज। तेलंगाना में 2 चुनावी रैली करेंगे राहुल गांधी। पहली जनसभा नरसापुर में शाम 4:20 पर होगी। दूसरी चुनावी जनसभा मलकागिरी में शाम 6 बजे होगी। राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर है, 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का आज दौरा दक्षिण भारत में लगाया गया है। राहुल गांधी आज दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे और वहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो विस्तृत जानकारी शेयर की गई है कि राहुल गांधी आज चुनावी जनसभाएं और चुनावी दौरे कहां करेंगे, तो आपको बता दें तो चुनावी कार्यक्रम के अनुसार आपको बताता हूं कि राहुल गांधी आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर हैं और वहां पर 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा राहुल गांधी की तेलंगाना के ही आपको बताते हैं कि शेड्यूल के मुताबिक पहली राहुल गांधी की जो चुनावी जनसभा तेलंगाना के नरसापुर में करीब 4 बजे के आसपास होगी और वहीं दूसरी चुनावी जनसभा जो राहुल गांधी की मलकागिरी जिले में होगी, यह सररूर स्टेडियम है तेलंगाना का, वहां पर राहुल गांधी की चुनावी जनसभा करीब 6 बजे होगी। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की चुनावी जनसभा तेलंगाना में काफी भीड़ के साथ देखी जा सकती है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जब तेलंगाना का चुनावी दौरा करता है या चुनावी रैली संबोधित करता है तो वहां पर भारी तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब आज राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर होंगे, जब वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो पहली जो उनकी नरसापुर में चुनावी जनसभा करीब 4 बजे के आसपास होगी और दूसरी चुनावी जनसभा करीब मलकागिरी में 6 बजे के आसपास होगी। तो देखा जा सकता है कि वहां पर काफी तादाद में लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल। और अखिलेश जी, देखा जाए तो जैसे बीते दिन केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी पहुंचा हुआ था, जहां पर वो विपक्ष पर काफी हमलावर होते हुए नजर आया था, विशेष रूप से कांग्रेस को लेकर के बीजेपी की ओर से काफी तंज कसे गए थे। तो क्या इसका पलटवार जो है वो तेलंगाना में देखने को मिल सकता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तो क्या वो भी आज बीजेपी पर हमलावर होते हुए देखे जाएंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस के तरफ लगातार जुबानी जंग तेज है और चुनाव में खासकर जुबानी जंग सबसे ज्यादा तेज हो गई। देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो लगातार राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं। जब कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की किसी चुनावी रैली में जब हमलावर होते हैं तो सबसे पहले निशाना गांधी परिवार को बनाते हैं, राहुल गांधी को बनाते हैं और कांग्रेस की जो 70 साल की सरकार चली है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों टॉप स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तो जिस तरह से राहुल गांधी पर चुनावी हमले लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये पूरी उम्मीद है कि जब आज राहुल गांधी तेलंगाना में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर पूर्णतः हमला करते हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार राहुल गांधी इस समय बड़े जोर से हमलेवर अंदाज में भाजपा और उनके प्रत्याशियों को घेरने के लिए और खासकर मोदी सरकार की जो 10 साल बिल्कुल जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने तेलंगाना पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। और खबरें भी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर आज दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री का दक्षिण भारत का दौरा। तेलंगाना के भोंगीर लोकसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा।
10:50 पर भोगी लोकसभा में करेंगे चुनावी रैली। आज दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण भारत का दौरा। तेलंगाना के भोंगीर लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सुबह 10:50 पर भोगी लोकसभा में करेंगे चुनावी रैली। दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण भारत दौरा। सुबह 10:50 पर करेंगे चुनावी जनसभा। भोगी लोकसभा में चुनावी रैली की बात सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोगी लोकसभा में सुबह 10:50 पर एक रैली करते हुए नजर आएंगे। तेलंगाना के भोंगीर लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 10:50 पर भोगी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैली। तो खबर आपको बता दें, जहां पर दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना के भोंगीर लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सुबह 10:50 पर भोगी लोकसभा में करेंगे चुनावी रैली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ देर पहले ही हमें जानकारी भी मिली है कि राहुल गांधी का भी आज तेलंगाना दौरा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना दौरे पर हैं। खैर, टाइमिंग की जो बात है वो अलग है और क्षेत्र भी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही दिन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक राज्य के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अवंतिका, आज बता दें कि दक्षिण भारत में आज चुनावी पारा गर्म रहने वाला है। आज खास कर देखा जाए तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों पार्टियों की तरफ से चुनावी जनसभाओं को रखा गया है, उससे चुनावी माहौल गर्म होता जरूर नजर आएगा। हम आपको बता दें कि सुबह का देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सुबह 10 बजे तेलंगाना के भोंगीर लोकसभा क्षेत्र में आज चुनावी रैली को करेंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी पारा है, चुनावी प्रचार की रणनीति आज सुबह में हाई दिखेगी। वहीं जैसे जैसे दिन ढलता नजर आएगा तो दोपहर के बाद राहुल गांधी यानी कांग्रेस की 2 चुनावी जनसभाओं को रखा गया। जैसे कहते हैं कि एक बार सुबह होने के बाद दोपहर का दिन ढलेगा, वैसे ही कांग्रेस की चुनावी जनसभाओं की शुरुआत होगी, तो फिर एक बार फिर चुनावी पारा चढ़ेगा। और जब राहुल गांधी की चुनावी रैलियां जो 2 होगी वो 4 बजे के आसपास और 6 बजे के आसपास जो मलकागिरी क्षेत्र में रखी गई है। और दूसरी तो आपको बता दें कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुबह में चुनावी प्रचार करेगी, तो शाम को राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं होंगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री सुबह में राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर रहेंगे, तो शाम को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर खासकर हमलावर रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि तो तेलंगाना में देखा जाए तो जुबानी जंग जो है वो देखने को मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही बता दें कि यूपी के चुनावी दौरे पर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी में 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:50 पर चित्रकूट में जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर 2:40 पर फतेहपुर के बिंदकी में करेंगे जनसभा। तो यूपी के चुनावी दौरे पर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज देखा जाए तो यूपी के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। जी अवंतिका, आपको बता दें कि भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के चुनावी दौरे पर हैं। खासकर आज के दिन देखा जाए तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की उत्तर प्रदेश में रैली लगी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के स्टार प्रचारकों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के चुनावी जनसभाओं करेंगे और आज उनकी 2 चुनावी जनसभाएं रखी गई। खासकर आपको बता दें कि आज वो
राम नगरी भी कहा जाता है चित्रकूट को, वहां के दौरे पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज पहली चुनावी जनसभा चित्रकूट में 12:50 पर करेंगे और वहीं जो दूसरी चुनावी जनसभा है वो उसी क्षेत्र से सटे हुए इलाके कहा जा सकता है, तो फतेहपुर में करेंगे। फतेहपुर के रामलीला मैदान बिंदकी में 2:20 पर चुनावी जनसभा होगी। इस अगर शेड्यूल से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाएं करके और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। पहली चुनावी जनसभा बिल्कुल, यानी कि देखा जाए अखिलेश जी, तो यूपी में जिस तरीके से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 चुनावी जनसभाएं होनी है, इससे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील वो करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं बता दें कि पीएम पर संजय सिंह का तीखा हमला, अडानी अंबानी को लेकर पीएम पर किया हमला। पीएम पर संजय सिंह का तीखा हमला, अडानी और अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री पर संजय सिंह ने किया हमला। प्रधानमंत्री जी को तो टेम्पो नंबर भी याद है। कहा कि ईडी सीबीआई अडानी अंबानी के घर छापा मारे। प्रधानमंत्री जी को तो टेम्पो नंबर भी याद है। ईडी सीबीआई अडानी और अंबानी के घर छापा मारे। जैन साथियों, पिछले 10 साल से मैं लगातार पूंजीपतियों के लूट का मुद्दा उठा रहा हूं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के नाम देश की संपत्तियां करते जा रहे हैं। रेल हो, सेल हो, कोयला हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, एफसीआई हो, एलआईसी हो, बीपीसीएल हो, हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को बेचने का काम किया और अपने सबसे करीबी दोस्त अडानी के नाम पर उन्होंने सब कुछ नीलाम कर दिया। पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, बड़ी बड़ी खदानें दी, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। राफेल के मामले में पिटीशन किया कि किस तरीके से अंबानी को ठेका दिया गया, लेकिन बावजूद इसके 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब उनकी विदाई का वक्त आ गया, अब उनको अडानी अंबानी का भ्रष्टाचार याद आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? 400 रुपए जिस किसान के खाते में रहता है उसके घर में तो ईडी पहुंच जाती है। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पू नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए नजर आए संजय सिंह, जहां पर उन्होंने अडानी अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला किया। कहा कि प्रधानमंत्री जी को तो टेम्पो नंबर भी याद है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक आज। बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में होंगे शामिल। भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में होगी संगठनात्मक बैठक। बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक की जाएगी। 4:30 बजे विधायकों और एमएलसी के साथ होगी बैठक। 5:30 बजे लखनऊ, उन्नाव और मोहनलालगंज में होगी बैठक। रायबरेली लोकसभा संयोजकों और प्रभारियों की भी होगी बैठक। बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, बीजेपी की एक बड़ी संगठनात्मक बैठक की बात सामने आ रही है, इसमें विशेष रूप से क्या लोकसभा चुनाव जो कि आने वाले कुछ चरण हैं उनको लेकर के कुछ विशेष रणनीति तैयार की जा सकती है? जी
बिल्कुल। देखिए, आपको बताएं कि जो चौथे और पांचवें चरण का मतदान होना है, जी। उसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी यूपी कार्यालय में बड़ी संगठनात्मक बैठक होगी, जिसमें जो चौथे चरण और पांचवें चरण में जहां जहां पे मतदान होने हैं, वहां के विधायक और जो विधान परिषद सदस्य हैं, उनको लेके बैठक किया जाएगा। और जो उन्नाव और मोहनलालगंज और लखनऊ के जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और जो संयोजक बनाए गए हैं, एक क्लस्टर के तहत जो बैठक होगी, उसमें जो है सभी को बुलाया गया है। इनकी बैठक 5:30 बजे होगी और जो विधायकों और एमएलसीओं की जो बैठक वो 4:30 बजे शुरू हो जाएगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, वहीं जो है जो बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनको बताया गया है कि 4:30 बजे जो बैठक है उसमें सभी को शामिल होना है और किस तरह से रणनीति पे काम करना है। जो चौथे और पांचवें चरण में जो अब मतदान होगा, क्योंकि जो 30 चरण का मतदान हो चुका है, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनों को एकदम मजबूत करने पे जुट गई है। अब जो क्षेत्र आ रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अगर देखा जाए तो तीसरे और चौथे चरण में जहां भी मतदान होंगे वहां अधिकतर जो है सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का जो है कब्जा है। तो भारतीय जनता पार्टी उस कब्जे को कायम करने के लिए आज संगठनात्मक बैठक करने जा रही है। जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है, पहले वो चित्रकूट में जो है वहां पे बैठक करेंगे, उसके बाद फतेहपुर में उनकी 2:30 बजे करीब जो है जनसभा है। जनसभा वहां जो फतेहपुर में जनसभा संबोधित करने के बाद वो सीधा लखनऊ आएंगे। उसके बाद लखनऊ के यूपी बीजेपी कार्यालय में बैठक आहूत की गई है, जिसमें जो है जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं या जो लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, इन तमाम संगठनों को, तमाम लोगों को बुलाया गया है। उसमें जो दिशा निर्देश दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत संगठन की तरफ से जो दिया जाएगा निर्देश, उस पे जो है तमाम नेता और कार्यकर्ता उस पे काम करेंगे और लोकसभा चुनाव में तीसरे और चौथे चरण के जो मतदान होगा उसमें अधिक से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैसे आए, उस पर एक रणनीति बनाई जाएगी और लोगों को दिशा निर्देश दिया जाएगा किस तहत काम करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है। डोर टू डोर का जो कैंपेन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे विचार किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो ये संगठनात्मक बैठक अब बीजेपी की काफी बड़ी और अहम भी मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी की एक बड़ी संगठनात्मक बैठक होनी है। बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और आने वाले जो चरण है, लोकसभा चुनाव के आने वाले जो चौथे और पांचवें चरण है, उनको लेकर के विशेष रूप से रणनीति भी तैयार की जा सकती है। खबर आपको रायबरेली से बता देते हैं, जहां पर प्रियंका के रायबरेली दौरे का आज चौथा दिन है। आज 8 नुक्कड़ सभाओं के साथ 26 कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 8 नुक्कड़ सभाओं के साथ 26 कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान की करेंगी अपील। आज सदर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगी प्रियंका गांधी। 8 नुक्कड़ सभाओं के साथ 26 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी प्रियंका गांधी। सदर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगी प्रियंका गांधी। गांव-गांव जाकर समर्थन मांगेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका के रायबरेली दौरे का चौथा दिन, जहां पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 नुक्कड़ सभाएं और इसके अलावा 26 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी प्रियंका गांधी और सदर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगी प्रियंका गांधी। 8 नुक्कड़ सभाओं के साथ 26 कार्यक्रमों का भी रायबरेली में आयोजन किया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी मुख्य रूप से शामिल होंगी और राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज दौरे का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने एक हफ्ते दौरे पर रायबरेली में है, जहां वो अपने भाई को जिताने को लेकर के लगातार बैठकें कर रही हैं और कैसे लोकसभा चुनाव में अपने भाई की विजय हासिल करा सके, इन सभी चीजों को लेकर के बैठक कर रही हैं। इस समय मौजूद हैं सांसद आवास पे, जिसके अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार बैठकें कर रही हैं और जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, लोग हैं, उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी आज बछरावा विधानसभा पहुंचेंगी, जहां पर वह तकरीबन 1 दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं में भाग भी लेंगे और राहुल गांधी को जिताने को लेकर वह लोगों से वोट मांगने की भी अपील करेंगी। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली।
तो रायबरेली में आज 8 नुक्कड़ सभाओं के साथ 26 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रियंका गांधी शिरकत करती हुई नजर आएंगी और इसके अलावा राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करके लोगों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील भी करेंगी। सदर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगी प्रियंका गांधी। गांव-गांव जाकर समर्थन मांगेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका के रायबरेली दौरे का चौथा दिन आज 8 नुक्कड़ सभाओं के साथ 26 कार्यक्रमों का किया गया है आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की बात सामने आ रही है, जहां पर 8 नुक्कड़ सभाओं के साथ और भी कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और देखा जाए तो राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार प्रसार जिस तरीके से प्रियंका कर रही हैं और लगातार उनके नए नए कार्यक्रम जो है उनका आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा अपने एक हफ्ते दौरे पर रायबरेली हैं। उनके दौरे का आज चौथा दिन है। वही लगातार देखा गया है कि प्रियंका गांधी ने 2 दिनों अपने जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भोमो गेस्ट हाउस में बैठक की। वहीं दौरे के तीसरे दिन प्रियंका गांधी ने जो है बछरावा विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया, जहां पे उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन नुक्कड़ सभाओं में भी भाग लिया है और वहीं लोगों को संबोधित भी किया है। साथ ही राहुल गांधी के पक्ष में किस प्रकार मतदान हो सके उनको भी लेकर के लोगों से बातचीत की है। वहीं प्रियंका गांधी के दौरे का चौथा दिन है। रायबरेली जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी आज दौरा करेंगी। तकरीबन 8 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं संबोधित करेंगी। साथ ही 1 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के गांधी परिवार अपना गढ़ बचाने को लेकर के जो है लगातार लोगों के बीच पहुंच रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने इसकी खुद कमान संभाल रखी है और राहुल गांधी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिसको लेकर के प्रियंका गांधी लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। अपने भाई को यहाँ से जिताने को लेकर के लोगों के बीच पहुंच रही हैं और मतदान करने की अपील कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में देखा जा रहा है जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो काफी तेज नजर आती हुई नजर आ रहा है। बिल्कुल। और वहीं केशवानंद, अगर देखा जाए तो रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी हैं राहुल गांधी और उनकी जगह पर उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वो लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। एक दिन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद प्रियंका गांधी जाकर के लोगों से उनका समर्थन मांग रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या निकाली जा रही है? क्योंकि अमूमन देखा जाए तो राहुल गांधी आज खुद तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां पर वो चुनावी जनसभा कर रहे हैं। उनकी जगह पर रायबरेली में प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी जरूर है, लेकिन आज देखा जाए तो राहुल गांधी तेलंगाना में 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। लेकिन रायबरेली में अगर बात की जाए प्रचार प्रसार की, तो रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो राहुल गांधी हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए जो जिम्मा है वो प्रियंका गांधी ने रायबरेली का संभाल रखा है। इसके पहले जब भी सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, वो चाहे 2019 की बात की जाए, 2014 की बात की जाए, जब भी सोनिया गांधी भी चुनाव यहाँ से लड़ती थी, तब भी प्रियंका गांधी जो है प्रचार प्रसार करती थी। जो सभाएं हैं वो प्रियंका गांधी ही करती थी। इस प्रकार रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, तो उसकी कमान खुद प्रियंका गांधी संभाल रखी हैं। लगातार लोगों के बीच प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और बात भी कर रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो 2019 में अमेठी का जो किला था वो गांधी परिवार के हाथ से हट गया था, लेकिन रायबरेली में जो सोनिया गांधी प्रत्याशी थी वो सोनिया गांधी ने यहाँ से भारी बहुमत से विजय हासिल की थी। लेकिन इस बार देखा जाए तो सोनिया गांधी राजस्थान चली गई, रायबरेली छोड़ करके राहुल गांधी यहाँ के उम्मीदवार बनाए गए। तो इसकी जो कमान है बहन जो राहुल गांधी की प्रियंका गांधी वो संभाल रखी है और लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। आज 8 नुक्कड़ सभाओं को भी प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो रायबरेली का गढ़ बचाने के लिए प्रियंका गांधी विशेष रूप से प्रचार प्रसार करती हुई देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बता दें कि आज रायबरेली में प्रियंका गांधी के दौरे का चौथा दिन है और आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसको प्रियंका गांधी संबोधित करती नजर आएगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं इन मजदूरों को बचाने के लिए मकान मालिक का लड़का भी सीवर में गया था, जिसकी जहरीली गैस से तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। चारों की मौत से क्षेत्र में कोहराम मच गया है। सूचना होते ही तत्काल मुगलसराय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं चंदौली में हुए 4 लोगों की मौत को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और साथ ही राहत कार्य को तेज करने का आदेश दिया है। यहाँ हमारे वार्ड के 3 सदस्य सफाई कर्मी थे, जो जाके वार्ड वो सब्जी मंडी अपने नगर में ही है, लाट नंबर 2, जहाँ पे सफाई के लिए वो गए थे और सेप्टिक टैंक में उतरे, जिसमें ऑक्सीजन के कुछ कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बचाव के लिए उतरे वहाँ के मालिक, जिनके घर में सफाई हो रही थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरे जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मृत्यु हुई है। हम लोगों की मांग यही है कि जितने भी सुपर हैं, निहायत गरीब हैं, बाल बच्चे परिवार वाले हैं, उनकी आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो सरकार उनकी मदद करे। बीती रात थाना मुगलसराय अंतर्गत भरत जायसवाल नामक व्यक्ति अपना प्राइवेट सेप्टिक टैंक साफ करवा रहे थे, जिसकी जहरीली गैस की चपेट में आने से उनका पुत्र व 3 सफाई कर्मी चपेट में आ गए, जिनको विभिन्न अस्पतालों में तत्परता से पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया। इनका इलाज चल रहा था। दौरान इलाज इन 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। यहाँ हमारे बता दें कि चंदौली से खबर है जहां पर सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए जहरीली चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इन 3 लोगों को बचाने के लिए गए एक और लोग की भी मौत हो गई है। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। चंदौली में हुए हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के भी दिए हैं निर्देश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस हादसे को संज्ञान में लेते हुए दुख भी जताया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी, बताना चाहेंगे कि ये चंदौली जनपद के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का नियम का महाल कॉलोनी का है, लाट नंबर 2 का। वहाँ जो घटना घटी है उसमें 3 मजदूर हैं जो कि गरीब तबके के हैं, वो बाल बच्चे वाले हैं। और वहीं एक मकान मालिक अंकुर है, वो भी, उसकी भी मौत हुई है मजदूरों को बचाने के दौरान। तो 4 लोगों की आकस्मिक दर्दनाक मौत को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी आभार जताया है और खेद जताया है और तुरंत परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। जिला प्रशासन भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरी तरह से उनको लाभ देने में जुट गया है। तो ये घटनाएं जो है सेप्टिक टैंक साफ करने, आधी रात के बाद सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान घटना घटी है। और सबसे बड़ी बात है कि मुगलसराय भीड़ भाड़ वाला बाजार है, वहाँ दिन में इस तरह का कार्य नहीं होता है। अगर दिन में ये कार्य होता तो शायद इसमें से जान बच सकती थी। और रात होने के कारण, लोगों का आवागमन नहीं होने के कारण ये 4 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल अश्विनी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जहरीली गैस से जो मौत है उसके मामले लगातार भी सामने आते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच कन्नौज से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको कन्नौज से बता देते हैं जहां पर ट्रक पलटने से हुआ बड़ा हादसा। सड़क पर फैले मक्के से हुआ हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। ओवरटेक करते वक्त डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। कन्नौज से खबर जहां पर ओवरटेक करते वक्त डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक। सूचना पर पहुंची यूपीडा की टीम। बिहार से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस।
खबर कन्नौज से, जहां पर ट्रक पलटने से हुआ बड़ा हादसा। सड़क पर फैले मक्के से हुआ हादसा। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 30 लोग बताए जा रहे हैं घायल। ओवरटेक करते वक्त डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई तो 30 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि ओवरटेक करते वक्त डिवाइडर से ट्रक टकरा गया और उसके बाद यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर यूपीडा पहुंची। बिहार से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस। ट्रक पलटने से हुआ बड़ा हादसा। खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं। सड़क पर फैले मक्के से हुआ हादसा। तो वही खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर पद से हटाए जाने पर आकाश आनंद का आया बयान। कहा कि मायावती बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। आपका आदेश सिर माथे पर। मायावती सर्वमान्य नेता हैं। पद से हटाए जाने पर आकाश आनंद का आया बयान। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद को उनके बीएसपी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया, जिसके बाद उनका बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने कहा कि आपका आदेश सिर माथे पर है। मायावती सर्वमान्य नेता हैं। पद से हटाए जाने पर आकाश आनंद का आया बयान। कहा कि मायावती बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। आपका आदेश सिर माथे पर। मायावती सर्वमान्य नेता है। वहीं आज 3 जिले के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। खीरी धौरहरा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खीरी, धौरहरा, सीतापुर जिले का करेंगे दौरा। दोपहर 12:20 पर खीरी में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:35 पर धौरहरा लोकसभा में होगी रैली। दोपहर 12:20 पर खीरी में करेंगे जनसभा। तो वहीं दोपहर 1:35 पर धौरहरा लोकसभा में करेंगे रैली। दोपहर 3 बजे सीतापुर में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी की चुनावी रैलियों की तैयारियां हुई पूरी। और देश के बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।